हेलो एवरीवन। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था प्लासी का युद्ध। और लास्ट का जो मेरा लेक्चर था उसमें आप लोगों ने ये समझा कि जब भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय होना शुरू हुआ तो वो बंगाल से ही क्यों हुआ। और मैंने विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया कि अंग्रेजों ने बंगाल से ही राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना क्यों शुरू किया। जब अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना हुआ तो उन्होंने बंगाल से ही क्यों स्टार्ट किया, ये मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाया था। मैंने चर्चा की थी कि बंगाल विशाल प्रांत था, वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, संसाधन के मामले में रिच हुआ करता था और क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती अपेक्षाकृत कम थी। इस प्रकार की बहुत सी बातें मैंने आप लोगों को बताई। अब चलिए आज आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास करना कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ और प्लासी के युद्ध का महत्व क्या था। तो प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757 ईस्वी 1757 AD, ये है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के समय भारत की कंडीशन क्या थी ये आपको समझना होगा, फिर आप प्लासी का युद्ध भी समझ पाएंगे और युद्ध का महत्व भी। जिस समय प्लासी का युद्ध होना था उस समय पर भारत की स्थिति ये थी कि विशाल मुगल साम्राज्य जो शक्ति और साम्राज्य के मामले में दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका था, जिसकी शक्ति से भयभीत होकर वे लोग यानी कि अंग्रेज लोग लंबे समय तक भारत में इनकम बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए उनके सामने नतमस्तक रहते थे, याचना करते रहते थे, रिक्वेस्ट करते रहते थे कि हमको कुछ रियायत दी जाए, हमें व्यापार करने दिया जाए, हमें इस प्लेस पर फैक्ट्री लगाने दी जाए। और लगभग 150 साल तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मुगल शासकों के सामने यही करते रहे। दुनिया में जहां पर भी अंग्रेज गए वहां उनको अपनी शक्ति स्थापित करने में, साम्राज्य स्थापित करने में उतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा जितना कि भारत में। और एक बड़ा कारण जो उसका था, भारत में एक विशाल साम्राज्य था जो मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। मुगल वंश के शासक बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन 1757 ईस्वी तक आते आते कंडीशन ये थी कि मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था, मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था। और मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ उससे कुछ शासकों को, यहाँ तक कि जो मुगलों के अधिकारी थे जो एक समय में राज्यों में गवर्नर हुआ करते थे, उनको इस स्थिति का फायदा मिल गया और भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हो गया। छोटे छोटे राज्य बन गए और उन राज्यों के स्वतंत्र शासक बन गए। अब आप समझ सकते हैं कि विशाल साम्राज्य शक्तिशाली होता है लेकिन छोटे छोटे राज्य कमजोर होते हैं। और जब जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा है और लोग आपस में लड़े हैं, ऐसी स्थिति में भारत कमजोर हो जाता था। और इसी स्थिति का लाभ उठा करके कोई भी विदेशी शासक भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करता था या भारत को लूटने का प्रयास करता था। एक समय मोहम्मद बिन कासिम जैसे आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा था। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो भारत के राजा आपस में लड़ रहे थे। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो आप जानते हैं राजाओं की लड़ाई इस स्थिति में थी कि एक राजा को हराने के लिए दूसरा राजा विदेशी शासकों का सपोर्ट करता हुआ दिख जाता था। जैसे जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और वो चाहता था कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दे। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारत संगठित होता, भारत में विशाल साम्राज्य होता, छोटे छोटे राज्य नहीं होते थे, कोई एक शासक होता था संपूर्ण भारत का, उस समय भारत को लूटने की, भारत को जीतने की हिम्मत
दुनिया का कोई शासक नहीं कर पाता था। एग्जाम्पल के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य, उनके समय में कोई विदेशी भारत पर आक्रमण करके भारत को लूट नहीं सकता, क्योंकि वो नेशनल किंग थे, भारत के राष्ट्रीय शासक। अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त यानी भारत का नेपोलियन, इन लोगों का साम्राज्य भारत में बहुत विशाल हुआ करता था। जब जब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, भारत की स्थिति खराब हो जाएगी, और उस स्थिति का लाभ उठाते थे भारत के पड़ोसी देशों के शासक या विश्व की कोई भी शक्ति जो उस समय भारत में हो या आ जाए। अब क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंबे समय से भारत में रह रही थी और वो चाह करके भी भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास नहीं कर सकती थी, क्योंकि भारत में एक शक्तिशाली वंश का शासन था, विशाल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य। अभी क्या हुआ, मुगल साम्राज्य विघटित हो गया, भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, और ऐसे में प्रत्येक राज्य अपनी स्थिति को और बेहतर बनाने का प्रयास करने लगा। प्रत्येक शासक अपने आप को पावरफुल बनाने का प्रयास करने लगा। इसी समय बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य था, एक अलग शासक था यहाँ का, अवध का अलग शासक था, कर्नाटका का अलग शासक है, हैदराबाद का अलग शासक है, और इधर महाराष्ट्र के मराठा ये अपने क्षेत्र में शासक थे, और सभी अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा जो सफल हुए वो मराठा थे। पहले से ये बड़े शक्तिशाली थे, मुगल शासकों को कड़ी टक्कर देते आ रहे थे। औरंगजेब के समय से ही वीर शिवाजी मराठा मुगलों को कड़ी टक्कर देते आ रहे थे। मराठाओं की शक्ति बढ़ने लग गई, और मराठाओं की शक्ति बढ़ने लग गई तो इसी समय जो है ये मराठा धीरे धीरे गुजरात पर कंट्रोल करके फिर राजस्थान की तरफ बढ़कर इधर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़कर नियंत्रण करते हुए आगे यूपी तक पहुंचने लग गए। और ये मराठा क्योंकि विशाल मुगल साम्राज्य अब विघटित हो चुका था, तो इस स्थिति का लाभ उठा करके मुगल साम्राज्य की जगह पर मराठा अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। और एक समय तो लोगों को यह लगा भी कि मराठा मुगलों के उत्तराधिकारी सिद्ध होंगे, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो अब मराठा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, मुगलों की जगह मराठा ले लेंगे, भारत में विशाल मराठा साम्राज्य अस्तित्व में आएगा। ऐसा होता हुआ दिख भी रहा था। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मराठा जो है ये अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए इधर बंगाल तक पहुंचने लग गए। अब मराठाओं की भारत के कई शासकों से लड़ाई चल रही है। इसी समय की बात है, अभी मैंने आपको कुछ शासकों के बारे में बताया कि भारत पर इन्होंने आक्रमण किया, जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर। ये जो आक्रमणकारी होते थे ये अफगानिस्तान की तरफ से आते थे। भारत की जो उत्तर पश्चिम की सीमा थी ये संवेदनशील क्षेत्र था। अक्सर यहां से भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा होता रहता था, और वो तब होता था जब भारत कमजोर हो, छोटे छोटे राज्यों में बटा हो, भारतीय शासक एक दूसरे से लड़ रहे हों। इसी समय की बात है, मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत को लूटा था। इसी समय की बात है, यानी मुगल साम्राज्य के विघटित होने के पश्चात अफगानिस्तान का शासक भारत पर आक्रमण कर रहा था। नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का अटैक हो रहा था। ऐसे में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान क्षेत्र को पार करता हुआ इधर दिल्ली, और दिल्ली से आगे बढ़ करके उत्तर प्रदेश में घुस करके लूटपाट कर रहा था। मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, उस समय पर दिल्ली पर अफगानों का शासन था। इब्राहिम लोदी का नाम आपने सुना होगा कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। वो जो इब्राहिम लोदी था वो अफगान शासक था। अब अफगान शासक को हराकर
दिल्ली से अफगानों की सत्ता समाप्त करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। लेकिन अफगान निरंतर प्रयास करते रहे थे कि मुगलों को भारत से निकाल दिया जाए और फिर से अफगानों की सत्ता दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पर स्थापित की जाए। इसी क्रम में आपने नाम सुना होगा शेर शाह सूरी का, और शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को भारत से भागने पर विवश कर दिया था और अफगानों की शक्ति बहुत बढ़ा दी थी। ये जो शेर शाह सूरी है, आपने यह भी सुना होगा कि इसने जीटी रोड बनवाई थी और वह रोड बंगाल से निकल करके इधर पाकिस्तान तक जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आपसे चर्चा की है कि सर्वाधिक जनसंख्या भारत की उत्तर भारत में रहती है, सबसे अच्छी कृषि उत्तर भारत में होती है, इसीलिए उत्तर भारत के शासक बड़े शक्तिशाली होते थे। उनके पास आय का जो जरिया था वो बेहतरीन था, इनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती थी, सेना बहुत बड़ी होती थी, इसीलिए उत्तर भारत में जो शासक बैठता था ना, वो अपनी स्थिति को बेहतर बनाता हुआ संपूर्ण भारत पर नियंत्रण कर लेता। और उत्तर भारत में बैठने वाला शासक महत्वाकांक्षी हो जाता था। भारत क्या, यहाँ पर ही एक शासक बैठा करता था अलाउद्दीन खिलजी, और उसने उत्तर भारत से कर बढ़ाकर यानी टैक्स बढ़ाकर दक्षिण भारत को लूट करके महत्वाकांक्षा पाल रखी थी सिकंदर बनने की। वो स्वयं को अलेक्जेंडर सेकंड कहता था, सिकंदर द्वितीय। वो विश्व विजेता बनना चाहता था। तो ये उत्तर भारत का संसाधन था जो शासकों की महत्वाकांक्षा बढ़ा देता था। अब आप सोच करके देखें कि बंगाल से पाकिस्तान तक एक रोड बनवाने का मतलब है कि इस पूरे क्षेत्र को उस समय पर जोड़ देना जिस समय यातायात और संचार व्यवस्था बेहतरीन स्थिति में नहीं थी। शेर शाह सूरी अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए जाना जाता है, उसी के द्वारा चलाया गया रुपया आज तक हम लोग बोलते हैं। तो बहरहाल अभी मैं वहां नहीं जाना चाहता उस टॉपिक पर, मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे में क्या हुआ कि शेर शाह सूरी अपने आप को शक्तिशाली बना लिया, लेकिन बाद में संघर्ष चलता रहा और फिर से मुगलों की सत्ता कायम हो गई। तो जो अफगान लोग भारत में थे वो अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करने लगे। मुगलों की शक्ति जब कमजोर हुई तो वो अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करने लगे। और इसी समय की बात है जब अहमद शाह अब्दाली भारत में घुसा। तो अहमद शाह अब्दाली जो है, जो भारत में अफगान लोग रहा करते थे, उनको लेकर के थोड़ा सा इमोशनल था, उसकी सिंपैथी थी ऐसे लोगों के साथ जो कभी अफगानिस्तान से आकर भारत में बस गए थे। अब जो भारत में अफगान लोग रह रहे थे उनको लगा कि यदि अहमद शाह अब्दाली हमारा सपोर्ट कर दे तो हम फिर से भारत में अफगान राष्ट्र की स्थापना कर देंगे। अब अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में खतरा मंडराने लगा बंगाल के शासक को, बंगाल के शासक के ऊपर, कि कहीं इधर से अहमद शाह अब्दाली अटैक ना कर दे, इधर से मराठा आक्रमण का भय बना हुआ है, भारत में अशांति व्याप्त है, क्षेत्रीय शक्तियां आपस में लड़ रही हैं। और इस स्थिति का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी शक्ति बढ़ाने का सोचा। उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने का सोचा। वैसे तो बंगाल एक समृद्ध राज्य है, वहां का शासक बहुत पावरफुल है, लेकिन बंगाल का शासक बहुत बड़ी समस्या से घिरा हुआ है, वो चिंतित है। एक तो उसको मराठा आक्रमण का भय है, ऊपर से अफगानों के आक्रमण का भय है, और इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे अंग्रेज, और इस स्थिति का लाभ उठाया उन्होंने। मैंने शायद आप लोगों से चर्चा की भी है कि बंगाल जब स्वतंत्र हुआ मुगल शासकों से, जब बंगाल मुगल शासकों से स्वतंत्र हुआ तो बंगाल का जो पहला नवाब था, बंगाल का जो पहला नवाब था, पहला नवाब ये था मुर्शीद कुली खान। ये मुर्शीद कुली खान था, मुर्शीद कुली खान। देखिए ये टॉपिक पढ़ाने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि आप प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ,
इस युद्ध का महत्व क्या है, अंग्रेजों ने इस युद्ध से कैसे लाभ उठाया। और मैंने कहा था कि बंगाल जीतना भारत जीतने की चाबी थी। अंग्रेज यदि बंगाल जीत गए तो फिर धीरे धीरे वो पूरा भारत जीत जाएंगे। प्लासी के युद्ध का बड़ा महत्व है। इस युद्ध ने अंग्रेजों की भारत विजय का द्वार खोल दिया। इसीलिए इस युद्ध को मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं, जिससे आप लोगों की समझ बढ़ जाए, इतिहास समझने में आसानी हो, और इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो यहां पर क्या है कि मुर्शीद कुली खान शासक था। मुर्शीद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन शासक बना। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान शासक बना। सरफराज खान के बाद अलीवर्दी खान शासक बना। अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान का टाइम था 1740 से 1756, 1740 से 1756 ईस्वी। ये अलीवर्दी खान का समय था। अब जैसा कि मैंने कहा और लास्ट के लेक्चर में समझाया भी था कि मुगल साम्राज्य जब विघटित हो रहा था, उस स्थिति का लाभ उठा करके दो कंपनियां ऐसी थीं जो भारत में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी, राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। दरअसल ये कंपनियां जानती थीं कि भारत से लाभ बहुत मिलता है व्यापार करके, लेकिन भारत में व्यापार करने के लिए शासकों की परमिशन लेनी पड़ती थी। आज शासक ने परमिशन दी, कल नहीं दी तो फिर समस्या हो जाएगी। ऐसे में यदि भारत से लाभ प्राप्त करते रहना है तो आप जो है राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर लो। यदि आपका राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया तो भारत से निरंतर आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा, और इस बात की गारंटी आपको मिल जाएगी कि कोई आपको लाभ से वंचित नहीं कर सकता। व्यापारिक लाभ को सुरक्षित रखने के लिए ही ये कंपनियां भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर रही थी। और भी कई कारण थे, आगे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेके आपके सामने आता रहूंगा तो उसमें चर्चा करूंगा। तो यहां पर क्या हुआ कि अलीवर्दी खान के समय से ही, क्योंकि मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था, तो इस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी पावर बढ़ा रहे थे। यही समय है जब मैंने लास्ट लेक्चर में चर्चा भी की थी कि साउथ में कर्नाटक का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज फ्रांसीसी बंगाल में भी थे। बंगाल में कलकत्ता अंग्रेजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। बंगाल में चंद्रनगर फ्रांसीसियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये दोनों यहां भी लड़ना चाहते थे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, वर्चस्व स्थापित करने के लिए। इनमें प्रतिस्पर्धा चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था। लेकिन अलीवर्दी खान ने दोनों कंपनियों को कहा, अलर्ट किया कि आप बंगाल की शांति भंग नहीं कर सकते। दरअसल यही वो समय है जब साउथ में कर्नाटक का युद्ध चल रहा था और वहां पर राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के लोग। ऐसा पहली बार हुआ था। अब तक ये लोग व्यापारिक कंपनी थे। जिस समय भारत में अशांति कायम थी, राज्य आपस में लड़ रहे थे, क्षेत्रीय शक्तियों के मध्य युद्ध चल रहा था, उसी समय पर ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी भी, कहते नहीं बहती गंगा में हाथ धोना, तो इनको लगा कि हम भी हाथ धोते हैं। अलीवर्दी खान इस बात को जानता था और इसीलिए दोनों कंपनियों पर उसने बंगाल में नियंत्रण करके रखा। अलीवर्दी खान का सेंटेंस है कि यूरोपियन मधुमक्खी की तरह हैं, यदि इनको नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगे और छेड़ोगे तो काट काट के मार डालेंगे। वो यूरोपियंस से जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है राज्य को, उससे भी परिचित है कि ये लोग सोना चांदी लाके भारत में देते हैं, बदले में वस्तुएं खरीदते हैं, तो हमारे राज्य को लाभ है। लेकिन वो इन यूरोपीय लोगों के खतरे से भी परिचित है, इनके लक्षण देख चुका है। ये एक अनुभवी शासक था अलीवर्दी खान। तो जब तक अलीवर्दी खान है तब तक तो फिर भी सब कुछ ठीक रहा। लेकिन अलीवर्दी खान के बाद जो व्यक्ति बंगाल का शासक बना, इसका नाम था सिराजुद्दौला। इसका नाम है सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला का समय है 1756 टू 1757 एडी, 1756 से 1757 ईस्वी। ये एक नौजवान लड़का था, नवयुवक था। ये इसको युद्ध का अनुभव नहीं है, जिंदगी का अनुभव नहीं है,
जोश में बहुत रहता था और इस अनुभवहीन व्यक्ति की कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं अंग्रेज। किसी ने एक लाइन कही है कि काश जवानी सोच सकती और बुढ़ापा कर सकता। जवानी सोचती कहां है, लोग जोश में रहते हैं। यह शासक जोश में है। और आप जानते हैं घुटे हुए लोग थे फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के लोग। किसी को उकसा करके उसके इमोशन का फायदा, उसकी गलती का फायदा उठा सकते हैं यूरोपियंस। और वैसे भी जिस समय सिराजुद्दौला शासक बना, सिराजुद्दौला के दुश्मन बहुत थे और घर के बाहर भी घर के अंदर भी। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की बेटी का बेटा था और अलीवर्दी खान की कई बेटियां थीं। एक बेटी का बेटा नवाब बना तो अन्य बेटियों के बेटे थे, बल्कि अन्य जो बेटियां थीं उनको ही बुरा लग गया, उनको भी बुरा लग गया। ऐसे ही अलीवर्दी खान की एक बेटी थी जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, घसीटी बेगम। अंग्रेजों ने उनको भी थोड़ा सा बस ये समझिए कि उनकी जो नफरत है उसको हवा दे दी और घसीटी बेगम को अपने साइड घसीट लिया। घसीटी बेगम अंग्रेजों के सपोर्ट में थी और घर का भेदी बहुत खतरनाक होता है। एक नौजवान शासक है, अभी अभी शासक बना है सिराजुद्दौला, और इस समय पर अंग्रेज बंगाल में अपनी शक्ति बढ़ा सकते थे। सुनहरा अवसर है ये, और यह सुनहरा अवसर इसलिए भी है क्योंकि सिराजुद्दौला के सामने भी वही चुनौतियां हैं जो अलीवर्दी खान के सामने थी। अफगानों के आक्रमण का भय, इधर से अफगानों के आक्रमण का भय और इधर से मराठों के आक्रमण का भय। चुनौती यही है। अब क्योंकि बंगाल का नवाब बंगाल के लिए चिंतित है, लेकिन चिंतित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी है। और कारण कि कहीं भारत की इस कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर फ्रेंच कंपनी शक्ति के मामले में हमसे आगे ना बढ़ जाए, इनकम के मामले में हमसे आगे ना निकल जाए। मैंने लास्ट के लेक्चर में कहा था कि संपूर्ण एशिया से जितना व्यापार करते थे अंग्रेज, उसका 60% व्यापार अकेले बंगाल से होता था। तो बंगाल से अंग्रेजों का आर्थिक लाभ जुड़ा हुआ है। एक समय मुगल शासक फर्रुख सियर ने बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार की छूट दी थी। स्वतंत्र व्यापार की छूट दी थी, उसके लिए दस्तक और फरमान दिया था। तो बंगाल से अंग्रेजों का आर्थिक लाभ जुड़ा हुआ है और वो लाभ से वंचित होना नहीं चाहेंगे। तो इनको भी लगा कि कोई खतरा हो, इससे पहले हम भी बंगाल में अपने आप को स्ट्रांग बना लें, भावी खतरे से लड़ सकें। अंग्रेजों को जहां आर्थिक लाभ रहता था, उस लाभ को सुरक्षित रखने के लिए, आप तो जानते हैं ये भले ही कंपनी वाले लोग थे, पर पेन चलाने वाले ही सारे कर्मचारी नहीं रखते थे, हथियार चलाने वाले कर्मचारी भी रखते थे। इनके पास आर्मी होती थी। इन्होंने भारत में जो इनके लिए आर्थिक लाभ का क्षेत्र था, वहां किला बना के रखा था, फोर्ट। जैसे साउथ में मसाले का व्यापार होता था, स्पाइस का ट्रेड, तो साउथ में मद्रास में फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज अंग्रेजों ने बना रखा था। वो एक फैक्ट्री थी, किला भी था। बंगाल में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था कलकत्ता, और कलकत्ता में इन्होंने फोर्ट विलियम बना रखा था, जो एक फैक्ट्री थी बट किला भी था। वो एक किला भी था। इसी समय की बात है, अंग्रेज फोर्ट विलियम किले का मेंटेनेंस कराने लग गए। और उस समय किले का मेंटेनेंस कराने का मतलब यह था, जैसे आज चाइना बॉर्डर पर आर्मी बढ़ाने लगे, भारत अलर्ट हो जाएगा
क्योंकि बॉर्डर पर आर्मी बढ़ाने का मतलब है कि युद्ध का संकेत। अभी सोचो, दो पड़ोसियों में दुश्मनी है। एक पड़ोसी घर के बाहर तलवार निकाले पुरानी और घर के बाहर उस पर धार लगाते रहे और बीच बीच में पड़ोसी को घूरता रहे। क्या समझे पड़ोसी? भाई आप माहौल बना रहे हो। ऐसे में क्या हुआ कि फोर्ट विलियम किले का मेंटेनेंस कराने लग गए अंग्रेज। अब सिराजुद्दौला नाराज हो गया। सिराजुद्दौला नाराज हो गया। सिराजुद्दौला ने मना करवाया। अब अंग्रेज मानने को तैयार ही नहीं थे। अब आप समझ सकते हैं, नवाब है वो, उसको लगा कि मेरे ही राज्य में मेरी अवहेलना, वो भी मुट्ठी भर विदेशी कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। सिराजुद्दौला ने नाराज होकर अंग्रेजों पर अटैक कर दिया। सिराजुद्दौला ने नाराज होकर अंग्रेजों पर अटैक कर दिया। बात है 15 जून 1756 ईस्वी की। 15 जून 1756 ईस्वी की कलकत्ता पर आक्रमण किया सिराजुद्दौला ने और अंग्रेजों को पराजित कर दिया। अंग्रेज पराजित हो गए। अच्छा, इसी समय की एक घटना है 20 जून 1756 ईस्वी की। 20 जून 1756 ईस्वी की। देखो, अंग्रेज बड़े होशियार लोग थे। इन्होंने दुनिया में करोड़ों लोगों को मारा है। इनकी नीतियों से, इनके शासन से अकेले भारत में लगभग 5 करोड़ लोग मरे हैं। तो अन्य देशों की बात ही छोड़िए। ये दुनिया में जहां भी जाते थे लोगों का जीना हराम कर देते थे, लेकिन लोगों को ये समझाते थे कि हम आपका भला कर रहे हैं। मतलब अगर आप मर भी रहे हो तो इसमें आपका भला है, हम आपका भला कर रहे हैं। और ऐसा समझाते थे कि बहुत से लोग समझ जाते थे इस बात को। अच्छा, भारत में तो विस्तार पूर्वक इनकी नीतियों को समझाऊंगा मैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, अमेरिका। पता करना, क्या अमेरिका में अभी अमेरिका मूल के लोग ही रहते हैं? जो स्टार्टिंग से, जब से अमेरिका का पता चला था, जो लोग रह रहे थे, क्या उन्हीं के वंशज अभी भी रहते हैं या अमेरिका में अन्य लोग रहते हैं? तो आपको पता चलेगा अमेरिका में अमेरिका मूल के लोग बहुत ही कम हैं, मुट्ठी भर बचे हैं। अमेरिकन को कब का मार डाला यूरोपियंस ने। और आज जो लोग अमेरिका में आपको दिखते हैं ना, उसमें से ज़्यादातर यूरोपियंस हैं या अफ्रीका के लोग हैं, और उसमें भी ज़्यादातर ब्रिटेन के अंग्रेज हैं। तो आप समझ सकते हैं बड़े होशियार लोग थे ये। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 20 जून 1756 ईस्वी की बात है। एक घटना घटित हुई। अंग्रेज कहते हैं घटना सही है, लेकिन जानकार कहते हैं, विद्वान कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि घटना सही नहीं है। अंग्रेजों को बंगाल में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना था, बंगाल के नवाब से लड़ना था, उसकी शक्ति को कम करना था। तो अंग्रेजों ने एक योजना बनाई। एक ऐसी घटना बताई गई लोगों को जो झूठी थी। बस ये समझ लो, बंगाल के नवाब पर आरोप है, अभी तक नवाब ने कुछ नहीं किया। उसके बाद भी अंग्रेज नवाब को उकसा रहे हैं। अभी तो जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस घटना का आरोप लगाकर नवाब को और उकसाएंगे अंग्रेज। और घटना क्या थी? आरोप ये लगा नवाब पर कि 20 जून 1756 ईस्वी की बात है, 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के लोगों ने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। और छोटा सा कमरा था वो। 146 लोगों को कमरे में बंद कर दिया गया। रात भर में दम घुटने से 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। रात भर में दम घुटने से 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। अब बचे कितने? तो 23 बचे। और 23 में से पता चला कि जो 22 हैं वो लापता हैं। अब एक व्यक्ति इसमें से बचा हुआ है और वही सारी घटना बता रहा है। इस व्यक्ति का नाम है हॉलबेल। इस घटना को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी कि काल कोठरी घटना। इस घटना को काल कोठरी घटना कहते हैं।
अब अंग्रेजों के हिसाब से देखो तो 146 लोगों को अंधेरे कमरे में बंद किया गया, 123 की दम घुटने से मौत हो गई, 22 लापता हो गए। एक सारी कहानी बता रहा है। और अगर कॉमन सेंस लगाकर आप सोचो तो एक के अलावा बाकी किसी का पता नहीं है, न किसी की कब्र का पता है, न कोई जो लापता हुआ था वो कभी सामने आके बताया कि मैं भी उस कमरे में बंद था। ये मनगढ़ंत कहानी थी। बस नवाब पर यह आरोप लगाया गया कि नवाब ने इतनी बर्बरता अंग्रेजों के साथ दिखाई है। और यदि ऐसी घटना हुई भी होती तो नवाब का क्या मतलब है? ये नवाब के लोगों ने किया जो किया। आप सीधा नवाब को आरोपी नहीं बना सकते। और इससे पहले आप नवाब की बात ना मान करके स्वयं आरोपी थे। लेकिन अब क्योंकि माहौल अंग्रेज बना रहे थे और आज की तरह उस समय पर सोशल मीडिया नहीं थी कि घटना में कितनी सच्चाई है या घटना कितनी झूठी है इसका तुरंत पता लगाया जा सकता, ना ही न्यूज चैनल वाले तब थे, जी न्यूज आज तक वाले, कि जा करके सच्चाई की पड़ताल करते। तो जो अंग्रेजों ने कुप्रचारित किया वही उस समय लोग जानेंगे। नवाब को आरोपी बनाया गया कि नवाब ने अंग्रेजों के साथ बर्बरता दिखाई। और इधर नवाब अपने एक ऑफिसर मानिक चंद्र को कलकत्ता का किला सौंप के चला गया। अच्छा, इसी समय की बात है, अंग्रेज दक्षिण भारत में कर्नाटक का युद्ध लड़ रहे थे। बीच बीच में युद्ध रुक जाता था, फिर लड़ाई जारी हो जाती थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि अंग्रेजों के पास एक बहुत ही स्मार्ट ऑफिसर हुआ करता था, नाम था रॉबर्ट क्लाइव। जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि बंगाल में कलकत्ता हमारे पास नहीं रहा, नवाब ने उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो क्लाइव सेना लेके चल पड़ा और कर्नाटक से निकल करके यह व्यक्ति पहुंचा बंगाल। बहुत ही होशियार व्यक्ति था, आगे इसकी चर्चा करूंगा मैं। क्लाइव सेना लेकर के निकला बंगाल, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। ये लाइन भारत के ऊपर एकदम सेट बैठती है। मानिक चंद्र को घूस देकर कलकत्ता अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। ये गद्दार हैं भारत के, जिनकी वजह से भारत के क्षेत्र या भारत गुलाम हुआ करता था। वरना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुट्ठी भर सिपाहियों में, मुट्ठी भर लोगों में इतनी शक्ति नहीं, वो पूरा भारत छोड़िए बंगाल को हरा दें, बंगाल के नवाब को हरा दें। अभी स्थिति ये थी कि कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि नवाब अफगान आक्रमण हो सकता है इस बात से चिंतित है, मराठा आक्रमण का खतरा बंगाल पर बना हुआ है इस बात से भी चिंतित है। और ऐसे समय में आप सोचिए, अंग्रेज युद्ध थोपना चाहते हैं, उकसा रहे हैं बंगाल के नवाब को युद्ध के लिए। तो आप यदि दिमाग लगाएं तो समझ सकते हैं कि सोची समझी योजना है ये। अंग्रेज जानबूझ के कर रहे हैं, इत्तेफाक नहीं है ये। वो जानते हैं कि इस स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है और बंगाल का नौजवान नवाब जो युद्ध से पीछे हटने की सोच भी नहीं सकता था, उसको युद्ध विचलित नहीं कर सकता था। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि नवाब को अंग्रेजों के साथ समझौता करना पड़ा। फरवरी 1757 ईस्वी की बात है। फरवरी 1757 एडी 1757 ईस्वी अंग्रेज और नवाब में अलीनगर, जो कलकत्ता का ही एक नाम था, कलकत्ता का ही नाम था अलीनगर, अंग्रेजों और नवाब में यानी सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हो गई। नवाब ने यह समझौता किया क्योंकि वो मराठा और अफगान आक्रमण हो सकता है ये सोच के चिंतित है, उसे खुद को तैयार रखना है भावी युद्ध के लिए। लेकिन इस समझौते से अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नवाब को, इनको लगा कि नवाब पीछे हट गया, और पीछे तो हटा ही, 2 कदम ही सही पीछे तो हटा ही। नवाब को लगा था कि शांति बन जाएगी, अभी हमें अंग्रेजों से नहीं लड़ना पड़ेगा, मराठा और अफगान आक्रमण से निपटेंगे हम। लेकिन अंग्रेज रुकने वाले कहां थे। समझौता होने के बाद भी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने
ब्रिटिश ने फ्रांसीसी केंद्र चंद्रनगर, फ्रांसीसी केंद्र चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया, चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया, चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया, फ्रांसीसी केंद्र चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। अब क्योंकि ये केंद्र बंगाल में है, बंगाल नवाब का है, तो नवाब को यह बात बुरी लग गई कि बिना हमारी परमिशन के अंग्रेज कौन होते हैं चंद्रनगर पर कंट्रोल करने वाले, और अगर चंद्रनगर पर फ्रांसीसी हैं तो नवाब की परमिशन से हैं, उनको हटाने वाले अंग्रेज कौन। नवाब आहत हुआ, पहले से ही अंग्रेजों की हरकतों से वो बहुत नाराज था, और इस बार नवाब ने लड़ने का सोच लिया और सेना लेके निकल पड़ा। जो युद्ध हुआ, अभी जो युद्ध हुआ, इसे ही प्लासी का युद्ध कहा जाता है, इसे ही प्लासी का युद्ध कहा जाता है। तो ये है प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी 1757 AD। एक बात यहां पर और क्लियर समझ लीजिए, अंग्रेज अपने भरोसे, अपनी ताकत के बल पर प्लासी का युद्ध लड़ने नहीं जा रहे। यदि अंग्रेजों ने भारत को लूटा है, भारत को जीता है, तो भारतीयों के सहयोग से, अपने दम पर नहीं। लड़ने जा रहे हैं प्लासी का युद्ध ये, लेकिन तब जब इनको अपनी सफलता सुनिश्चित दिखाई पड़ रही थी, अपनी सफलता के लिए एकदम क्लियर थे, ये आश्वस्त थे। उसका कारण भी मैं आपको बता रहा हूं। बंगाल में एक सेनापति हुआ करता था, बंगाल का नाम था मीर जाफर। अंग्रेजों ने मीर जाफर की महत्वाकांक्षा को जगा दिया। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि सेनापति शासक को मार करके शासक बन जाता था, पुत्र पिता की हत्या करके शासक बन जाता था, दामाद सन इन लॉ ससुर की हत्या करके शासक बन जाता था, ऐसा होता था। मीर जाफर की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया गया कि आप यदि हमारा साथ दो तो हम आपको अगला नवाब बना देंगे। अब सोच करके देखिए, बंगाल के सेनापति को ही गद्दार बना दिया गया। यानी कि आप देखिए, प्लासी का युद्ध जो होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और नवाब सिराजुद्दौला के बीच, नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध होगा। और इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में हैं मीर जाफर। मीर जाफर यह व्यक्ति सेनापति था बंगाल का, यानी कि कमांडर था। इसकी महत्वाकांक्षा को जगाया गया है कि आप युद्ध के दौरान हमारा साथ देना, नवाब की हत्या करके अगला नवाब हम आपको बना देंगे। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था घसीटी बेगम का, घसीटी बेगम ये भी अंग्रेजों के सपोर्ट में हैं। इसके बाद राय दुर्लभ ये बंगाल के दीवान थे, राय दुर्लभ ये बंगाल के दीवान हुआ करते थे, एक प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर, टैक्स वसूलने वाले ऑफिसर। जगत सेठ, जगत सेठ ये इतने बड़े व्यापारी, बंगाल व्यापार के लिए मशहूर ही था, और जगत सेठ का परिवार इतना महत्वपूर्ण था, रिच था बंगाल में, कि ये लोग बंगाल में सत्ता तक परिवर्तित करने की हैसियत रखते थे। अंग्रेजों ने इनको भी लालच दिया हुआ है कि हमारे शिप बहुत बेहतरीन हैं, यूरोप से लेकर के भारत तक और विश्व में कहीं भी आ जा कर के व्यापार कर सकते हैं, माल ढो सकते हैं, और आपके व्यापार के लिए हम अपना शिप दे सकते हैं, आपका सहयोग कर सकते हैं। तो जगत सेठ भी उत्साहित हैं। ये व्यापारी हैं, ये व्यापारी हैं बंगाल के, और ऐसे कई अन्य लोग भी थे जो बंगाल के व्यापारी थे या बंगाल के पावरफुल ऑफिसर थे। ऐसे लोगों को अंग्रेजों ने अपने साइड कर रखा है। इधर नवाब सिराजुद्दौला है, और सिराजुद्दौला के साथ थे, अब साथ में तो मीर जाफर भी खड़ा था सेना के साथ, लेकिन वही पीठ पे छुरा घोंपने वाला व्यक्ति है इस समय। ये जो ईमानदारी से सिराजुद्दौला के साथ थे वो मीर मदान,
एक छोटा सा सेनापति था, ईमानदार सेनापति है, मोहनलाल। मोहनलाल और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में अपना अस्तित्व बचा के रखना चाहती है और इसीलिए साउथ में तो लड़ ही रही थी, यहाँ भी ये बेचारे जान लगाए पड़े हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से थी और ब्रिटेन के लोग कंपनी का पूरा सपोर्ट करते थे क्योंकि ब्रिटेन बनियों का देश कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि कंपनी जितना प्रॉफिट लेके आएगी विश्व से या भारत से, उससे ब्रिटेन की स्थिति बेहतरीन होगी। ब्रिटेन की विदेश नीति आर्थिक नीति के अधीन रखी गई थी, तो जब भी जरूरत पड़ती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट ब्रिटिश सरकार करती, लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट फ्रांसीसी सरकार उस तरह से नहीं करती थी जैसा ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटेन का सपोर्ट मिलता था। तो ये अपनी जान लगाए पड़े हैं। अब युद्ध शुरू हुआ। जो प्लासी का मैदान है ये बंगाल में नदिया जिले में है और आम्रकुंज कहा जाता है एक प्लेस, यहीं पर यह युद्ध हुआ, भागीरथी नदी के किनारे। यहां पर यह युद्ध हुआ और हुआ ये कि जिस समय युद्ध चल रहा था, मुट्ठी भर सैनिक मीर मदान मोहनलाल के साथ और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसके पास गोला बारूद थे, ये भी अपना लड़ पड़ी। मुट्ठी भर सैनिक लड़ पड़े। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लगभग 3000 थी। नवाब की सेना लगभग 50,000 है। अब आप सोचिए 50,000 के सामने लगभग 3000 क्या थे, कोई मतलब ही नहीं था। मुट्ठी भर सैनिक बंगाल की सेना की लड़ पड़े कि अभी अंग्रेजों को मार दिया जाएगा। हालात ऐसे हो गए कि क्लाइव को भाग करके पेड़ों के पीछे छिपना पड़ा। ऐसा लगा कि एक झटके में बाजी बंगाल के नवाब के हाथ में चली जाएगी, लेकिन संयोग से ये जो ईमानदार सेनापति थे ये बेचारे मारे गए। नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने भयभीत कर दिया कि युद्ध की स्थिति कुछ भी हो सकती है, पासा पलट सकता है, कहीं आप मार ना दिए जाओ, क्योंकि नवाब या शासक के जीवित रहने का मतलब होता था कि युद्ध जारी रहता। आज नहीं तो कल सामने वाले को हरा दिया जाता। अब नवाब या शासक के मरने का मतलब है कि युद्ध हार गए, आप फाइनली हार गए। मीर जाफर ने नवाब से कहा कि आप यहां से राजमहल चले जाओ, यहां हम संभाल लेंगे। नवाब नौजवान था, अनुभवहीन था, बात को समझ नहीं पाया। ऐन वक्त पर नवाब कुछ सिपाहियों के साथ लौट पड़ा महल की तरफ। आप यहां पर इस घटना को समझने का प्रयास करें। स्थिति ये है, बंगाल के मुट्ठी भर ईमानदार लोग मर रहे थे और बंगाल की बड़ी सेना मीर जाफर के नेतृत्व में अपनों की मौत का तमाशा देख रही थी। गद्दारी का ये असर है यहां पर। सिराजुद्दौला ऐन वक्त पर वापस हो लिया और थोड़े समय के पश्चात ही सिराजुद्दौला को मीर जाफर का पुत्र हुआ करता था मीरन। मीर जाफर का पुत्र था मीरन और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला मारा गया और अब बंगाल यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ बंगाल में, ये बाजी अंग्रेजों के हाथ में गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हो गई और वह बंगाल जहां व्यापार करने के लिए, व्यापार में छूट प्राप्त करने के लिए अंग्रेज निरंतर प्रयास करते रहते थे, आज वह बंगाल अंग्रेजों के हाथ में था। आज उस बंगाल का खजाना जो भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, वो अंग्रेजों के हाथ में था। स्वयं क्लाइव ब्रिटेन में जा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये बात बोला था कि मेरे चरणों में अकूत खजाना पड़ा हुआ था, इतना खजाना मैंने सोचा भी नहीं था कि पूरी जिंदगी में कभी देख पाऊंगा। इनको बंगाल का खजाना मिल गया और एक बार इनको बंगाल का खजाना प्राप्त हुआ,
एक बार इनको बंगाल का खजाना प्राप्त हुआ, तो प्लासी के युद्ध का महत्व देख लो आप, इस खजाने का महत्व देख लो आप। एक बार इनको बंगाल का खजाना प्राप्त हुआ, इसी खजाने से यानी कि बंगाल के संसाधन से ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी को कर्नाटक के तीसरे युद्ध में हरा दिया। कर्नाटक में युद्ध हुआ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध जब हुआ उस समय अंग्रेज बंगाल जीत चुके थे, प्लासी के युद्ध में विजयी हो चुके थे। बंगाल का अकूत खजाना था उनके पास। आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, साउथ इंडिया में एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं होता, पहले भी नहीं होता था। कर्नाटक मतलब दक्षिण भारत। अभी सोच करके देखो आप, ना सिर्फ बंगाल से खजाना जाएगा दक्षिण भारत, बंगाल से खाने पीने की वस्तुएं जाएंगी दक्षिण भारत। बंगाल का जो खजाना दक्षिण भारत पहुंचेगा उससे अंग्रेज बड़ी सेना बना सकते हैं, और अंग्रेजों की स्थिति बेहतरीन हो गई और फ्रांसीसियों को इन्होंने फाइनली हरा दिया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कर्नाटक का अंतिम युद्ध है, फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेज पावरफुल हो गए। तो बंगाल के संसाधन का उपयोग करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये एक और कंपनी थी भारत में, बहुत ही बेहतरीन कंपनी थी, स्ट्रांग कंपनी थी, उसको हरा दिया। ये थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया या पराजित कर दिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बंगाल का संसाधन है, बंगाल का धन है, बंगाल का खजाना है, जिसका उपयोग करके ब्रिटिश कंपनी ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को, जो इनको भारत में प्रतिस्पर्धा दे रही थी, उनको भारत से निकाल दिया। ये बंगाल का खजाना है, ये बंगाल का खजाना है। बंगाल के धन का उपयोग करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में विशाल ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने में सफल होगी। बंगाल के धन का उपयोग करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में विशाल ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने में सफल होगी। अभी मैंने आपको बताया कि यूरोपीय कंपनियों को ये हरा देगी, और आने वाले समय में जो भारतीय शक्तियां थीं, जैसे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी, बट अब तो राजनीतिक शक्ति हो गई। तो अन्य राजनीतिक शक्ति भी थी भारत में, जैसे मराठा थे, जैसे कि अभी मुगल हैं, जैसे कि मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम यदि आपने सुना हो, और जैसे कि सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह का नाम यदि आपने सुना हो। ये भारतीय शक्तियां थीं, अन्य शक्तियां थीं, बट धीरे धीरे आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक एक भारतीय शक्ति को अंग्रेज हराते चले जाएंगे। 1757 ईस्वी की बात मैं कर रहा हूं, 100 सालों में 1857 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कोई कंपनी, कोई शक्ति नहीं रह पाएगी, सब हार जाएंगे।
ये बंगाल का खजाना है जिसका उपयोग करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक एकाधिकार कायम कर लिया, ट्रेड मोनोपोली। अन्य यूरोपीय कंपनियों को हटा दिया। कल तक कई कंपनियां भारत में रह करके ट्रेड करती थीं, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले करेगी, ट्रेड करेगी, अकेले करेगी, यानी कि व्यापारिक एकाधिकार कायम कर लेगी। और आने वाले समय में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अन्य शक्तियों को पराजित करके राजनीतिक एकाधिकार भी कायम कर लेगी, यानी कि पॉलिटिकल मोनोपोली कायम कर लेगी। तो ये बंगाल के खजाने का महत्व है। इतना ही नहीं, आज तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग भारत में आते थे, भारत से वस्तुएं खरीदते थे, वो अपने साथ सोना और चांदी लेकर के आते थे। अब उस सोने चांदी से भारत में कहीं से भी जहां पर मसाला मिलता हो, ये मसाला खरीद लेते थे। कॉटन यानी कपास, सिल्क यानी कि रेशम, अफीम, सोरा, तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं खरीदते थे। बदले में इनको सोना चांदी देना पड़ता था। आज बंगाल का धन इनको मिल गया, बंगाल का सोना चांदी इनको मिल गया, इन्होंने बंगाल को लूट लिया। तो अब इनको ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की क्या आवश्यकता है? ये तो बंगाल के ही धन से साउथ इंडिया में जाकर के वहां से मसाला खरीद लें, अन्य किसी स्थान पर जाकर के वहां से कपास ले लें, सिल्क ले लें। अब इनको ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की क्या आवश्यकता है? और आप विचार करके देखें, आज तक सैकड़ों वर्ष पूर्व से यूरोप के लोग भारत आते थे, भारत से वस्तुएं खरीदते थे, ले जाके यूरोप में बेचते थे। यूरोपियंस का भी प्रॉफिट था, भारत का भी प्रॉफिट था, बल्कि इंडिया का प्रॉफिट कहीं ज़्यादा था, क्योंकि हम वस्तुएं दे करके सोना चांदी प्राप्त करते थे। हम कॉटन देते, सिल्क देते, स्पाइस देते, बदले में सोना चांदी प्राप्त करते। तो भारत सोने की चिड़िया बनता चला गया था। आज के बाद यूरोप के लोग भारत आएंगे, ये भारत आएंगे, भारत से सोना चांदी लेंगे, भारत से ही वस्तुएं लेंगे, बदले में भारत को कुछ नहीं देंगे। आज तक जो व्यापार होता था उसमें भारत को भी फायदा था, यूरोप को भी। भारत को थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट था। आज के बाद सिर्फ भारत से जो व्यापार होगा उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट है, भारत का प्रॉफिट तो है ही नहीं। और धीरे धीरे आप देखेंगे, हजारों वर्ष पूर्व से जो भारत विश्व के साथ व्यापार करके रिच होता रहा था, अब निरंतर एक एक दिन करके गरीब होता चला जाएगा। इसीलिए कई बार आप लोगों से मेंस एग्जाम में कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए, क्या प्लासी का युद्ध जीतना या अंग्रेजों की बंगाल विजय भारत में दरिद्रीकरण की शुरुआत थी? क्वेश्चन मार्क। क्या बंगाल जीतना भारत जीतने की चाबी थी? क्वेश्चन मार्क। आप उत्तर दें। क्या बंगाल विजय ने अंग्रेजों की भारत विजय का द्वार खोल दिया? क्वेश्चन मार्क। आप आंसर दें। लेकिन उत्तर तो तब देंगे जब आप इस घटना को विस्तार पूर्वक समझे होंगे, इस घटना का कारण, इस घटना का महत्व, उस समय भारत की स्थिति पर आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा, समझा होगा। अब चाहे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आए पीटी में या फैक्ट पर, आपने घटना को समझा हुआ है अच्छी तरह से तो उत्तर दे ले जाएंगे। या मेंस एग्जाम में आपको इस घटना से कोई प्रश्न दिख जाए तो आप उसका उत्तर देने की स्थिति में होंगे। इस तरह से प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति भारत में बदल गई। अब ये महज एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई, और आने वाले समय में आप देखेंगे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो स्थिति बदलेगी ही, और ब्रिटेन देश की भी बदल जाएगी। ये भारत है जिससे लाभ प्राप्त करके ब्रिटेन इतना आगे निकल जाएगा कि यूरोप में कोई भी अन्य देश ब्रिटेन की टक्कर का नहीं होगा। और यूरोप में ही क्यों, धीरे धीरे आप देखिएगा विश्व में कोई देश ब्रिटेन की टक्कर का नहीं दिखाई पड़ेगा। और ऐसा क्यों, ऐसा हुआ कैसे? तो ये भारत का धन है, भारत से हुई लूट है, भारत से हुआ प्रॉफिट है ब्रिटिश लोगों को, जिसने उनकी कंपनी और उनके देश की स्थिति में परिवर्तन लाया। तो मैं विस्तार पूर्वक इस
से आगे जो भी टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो उसमें चर्चा करूँगा। आज के लेक्चर में यहीं तक। धन्यवाद।